Hello everyone, this is part 8 of class 10th NCERT History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe। तो देखो जो अब तक हम पढ़ रहे हैं नेशन या नेशन स्टेट, तो ये जो मॉडल है ना, तो कई स्कॉलर्स कहते हैं ये ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है ना, जो आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे, तो ये ना नेशन स्टेट की ब्रिटेन की फॉर्मेशन जो है ये एकदम से रिवोल्ट या रेवोल्यूशन नहीं होगी, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस तरह से नेशन उभर के आए। 18 सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, तो वहां पर क्या था, वहां पर ना ब्रिटिश आइल्स जो थे, आइल्स क्या होता है, अब छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं उनको आइल कह देते हैं। तो जो ब्रिटिश आइल्स थे ना, वहां पर इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या फिर आयरिश, इस तरह के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। अब ये जो एथनिक ग्रुप्स थे, इनके अलग अलग कल्चरल या पॉलिटिकल ट्रेडिशंस होते थे। लेकिन देखो, ये जो हमने पढ़े कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, तो उनमें से इंग्लिश जो थे ना, इंग्लिश नेशन जो था वो अपनी वेल्थ, इंपॉर्टेंस, पावर में बढ़ता गया, तो वो दूसरे नेशंस पर ना अपनी इन्फ्लुएंस जमाने लग गया था। जो इंग्लिश पार्लियामेंट था, अब उसने देखो मोनार्की हटा दी थी 1688 में, एक लंबी कन्फ्लिक्ट के बाद। तो इसके अब पार्लियामेंट पे पावर आ चुकी है, तो अब नेशन स्टेट भी बना लिया, जिसमें इंग्लैंड एक सेंटर पे था, इंग्लैंड के पास पावर थी। तो अब देखो, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ना एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, अब वो एक हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। तो अब इसका क्या मतलब है, अब इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस जमाएगा। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था ना, अब उसमें इंग्लिश मेंबर्स ज्यादा थे, डोमिनेट करते थे, तो ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ने लगी। तो स्कॉटलैंड का जो अलग कल्चर या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, अब उनको सप्रेस किया जाता था। जो कैथोलिक क्लर्क्स जो थे ना, जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स पर रहते थे, अब उनको ना बहुत ज्यादा रिप्रेशन आता था जब भी वो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करने की कोशिश करते, इंडिपेंडेंस की बात करते। जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, मतलब ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले लोग थे ना, पहाड़ों पर रहने वाले, तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, अब उनको अपनी गैलिक भाषा नहीं बोलने देते, ना ही अपनी नेशनल ड्रेस पहनने देते, और उनमें से कई सारों को तो अपने होमलैंड से भी निकाल दिया गया है। तो ये केस हमने पढ़ लिया स्कॉटलैंड का। अब आयरलैंड का देखो, आयरलैंड का भी सिमिलर सा ही केस है। आयरलैंड एक कंट्री है जो कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड है। अब जो इंग्लिश है वो प्रोटेस्टेंट की हेल्प करते हैं, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट की हेल्प करते हैं, ताकि वो अपनी डोमिनेंस जो है ना, वो एक कैथोलिक कंट्री आयरलैंड पर जमा सके। इधर मतलब ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, कैथोलिक्स की, तो लेकिन इंग्लिश हेल्प करते हैं प्रोटेस्टेंट की। अब जो कैथोलिक रिवोल्ट्स हुई है ना ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, अब इनको भी दबाया गया। अब एक फेल्ड रिवोल्ट हुई, जिसको लीड कर रहे थे वॉल्फ टोन, और उनकी एक ग्रुप था यूनाइटेड आयरिशमैन। तो अब ये फेल्ड हो गई, तो आयरलैंड को अब फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया यूनाइटेड किंगडम में ही, मतलब कब्जा लिया गया या फिर अपने अंदर ही मिला लिया गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। तो अब नया ब्रिटिश नेशन जो कि उभर के आया है ना, तो इसमें ज्यादा क्या है, इंग्लिश कल्चर ज्यादा है, क्योंकि यही डोमिनेट कर रहा है सबको। तो अब जो सिंबल्स है नए ब्रिटेन के, वो क्या है, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जो है, नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबल क्वीन, या नो गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये नए सिंबल्स है, अब इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और जो ओल्डर नेशंस थे ना, वो एक तरह से सबऑर्डिनेट पार्टनर की तरह इस यूनियन में जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो ये केस हमने पढ़ लिया ब्रिटेन का। विजुअलाइजिंग द नेशन, तो अब देखो नेशन को विजुअलाइज कैसे किया जाए। तो एक इजी बात तो होती है, हम किसी रूलर को पोर्ट्रेट या स्टैचू के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो इजी होता है। लेकिन किसी नेशन को फेस कैसे दें, नेशन तो एक भूखंड होता है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको फेस कैसे दे, उसका मैप वगैरह हो सकता है। तो 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के आर्टिस्ट ने ना एक तरीका निकाला नेशन नेशन को पर्सोनिफाई करने का। तो वो दूसरे शब्दों में क्या करते थे, वो ना नेशन को एक व्यक्ति की तरह दिखाते थे, एज इफ इट वर अ पर्सन। तो नेशंस को ना फीमेल फिगर्स की हेल्प से पोर्ट्रे किया गया, फीमेल फिगर्स की तरह पोर्ट्रे किया गया। तो फीमेल फॉर्म जो होती थी ना, उसको चूज कर लिया जाता था, ताकि वो एक नेशन को पर्सोनिफाई करे। जो लेकिन वो फीमेल फिगर वास्तव में कोई वुमेन नहीं होती थी रियल लाइफ की, बल्कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ही ना एक नेशन की फॉर्म देने की कोशिश की जा रही थी। तो मतलब क्या हो गया, एक फीमेल फिगर जो है ना, वो नेशन की एलिगोरी बन चुकी है। एलिगोरी क्या होता है, देखो, जब एक एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया होता है, जैसे कि कई चीजें होती है मन में भी, लालच, गुस्सा वगैरह, अब उसको हम किसी पर्सन के थ्रू दिखाना चाहे, तो वो एलिगोरी हो जाती है। जैसे अ, हम अपनी अच्छी फीलिंग्स को राम जी के थ्रू पर्सोनिफाई करने की कोशिश करें, तो वो एलिगोरी हो गई अच्छी फीलिंग्स के, इस तरह से। तो इस तरह से कोशिश करने लगे थे उस टाइम के आर्टिस्ट भी। अब ये सब करने लग गए थे, तो हम देखो, हमने पहले भी इस तरह की बातें पढ़ी है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट जो थे, वो भी तो यही काम कर रहे थे, वो भी फीमेल एलिगोरी का यूज करके
लिबर्टी, जस्टिस या रिपब्लिक के आइडियाज इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे थे। ये आइडियल्स जो थे इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, हम ये सब पढ़ के आए हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को किससे जोड़ते थे, रेड कैप से या फिर ब्रोकन चेन से। जस्टिस को दिखा देते थे आंख पे पट्टी बांधी हुई कोई विमेन है जिसके हाथ में वेइंग स्केल है, तो इस तरह से दिखाते थे। तो इसी तरह से फीमेल एलिगरीज जो थी ना, ये आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी में इन्वेंट की ताकि एक नेशन को रिप्रेजेंट किया जा सके। फ्रांस में कौन थी, फ्रांस में उस फीमेल एलिगरी को नाम दे दिया मैरियन। मैरियन ये जो है ये फेमस पॉपुलर क्रिश्चियन नेम भी है। तो ये पीपल्स नेशन, लोगों का एक नेशन है, उस आइडिया को दर्शाता है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसमें क्या विशेषताएं दिखाई गई है, वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ली गई है लिबर्टी और रिपब्लिक से ही। जैसे कि रेड कैप दिखा दी इनमें, ट्राई कलर या कोकेट दिखा दिया। अब जो मैरियन के स्टैचूज थे ना, वो कई पब्लिक स्क्वायर्स में खड़े कर दिए गए ताकि लोगों को नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी की तरह ये याद रहे, और साथ ही साथ उनको ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि वो सब एक है। मैरियन की इमेजेस जो थी, अब उनको कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी दिखा दिया गया। अब इसी तरह देखो जर्मेनिया, जर्मेनिया किसकी एलिगरी बन गई, जर्मन नेशन की। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया एक ओक लीव्स का क्राउन पहनती है, इसमें दिखाया हुआ इमेज में भी। और जर्मन ओक जो है वो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है। अब ये देखो, ये जो सिंबल्स होते हैं इनके मीनिंग होते हैं, ये देख लेना आप। एट्रीब्यूट्स जैसे कि ब्रोकन चेन दिखाई हुई है, वो क्या सिग्निफाई करता है कि हम फ्री हो चुके हैं, बीइंग फ्रीड। अब ब्रेस्ट प्लेट जिसपे ईगल बने हुए हैं, ये सब देखो इस इमेज में दिखाए हुए, ये ब्रोकन चेन, ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ का सिंबल हो गया। क्राउन विद ओक लीव्स वाला क्राउन वो हीरोइज्म का सिंबल हो गया। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड क्या है कि हम फाइट के लिए तैयार है, रेडीनेस टू फाइट का सिंबल हो गया। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के अराउंड एक ऑलिव ब्रांच, वो दिखाती है कि हम पीस के लिए भी तैयार है, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति के लिए भी। ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर, ये देखो, ये लिबरल नेशनलिस्ट का 1848 का फ्लैग है जिसको ड्यूक्स ने बैन कर दिया था, जर्मन स्टेट के ड्यूक्स ने। रेज ऑफ राइजिंग सन, ये सिंबल हो गया बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा का। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू।